मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। दोस्तों, अब तक उपन्यास माँ के भाग 15 तक का वाचन अपने वाचन के मैं पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 16 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उस दिन शाम को चाय पीते समय उसने बाहर कीचड़ में घोड़ों की टापों की छप छपाहट और फिर एक परिचित स्वर सुना। वह उछलकर खड़ी हो गई और तेजी से रसोई को पार करके दरवाजे पर पहुंच गई। बरसाती में किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने पांव से धक्का देकर दरवाजा खोला और पाखे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। सलाम मां, परिचित स्वर सुनाई दिया और किसी ने अपनी पतली पतली लंबी बाहें उसके गले में डाल दी। अंद्रेई को देखकर पहले तो उसे निराशा हुई और फिर हर्ष। ये दोनों भावनाएं मिलकर एक महान सर्वव्यापी भावना बन गईं और मां मानो स्नेह की धारा में बह चली। इस प्रबल प्रवाह में एक लहर ने उसे बहुत ऊपर उठा दिया और मां ने अपना सिर अंद्रेई के कंधे पर रख दिया। उसने मां को अपनी कांपती हुई बाहों में कसकर समेट लिया। मां चुपके चुपके रो रही थी और वह उसके बालों पर हाथ फेर रहा था और ऐसे स्वर में बोल रहा था जो मां के कानों में संगीत की तरह सुनाई पड़ रहा था। मां, रो नहीं, अपना जी दुखी न करो। वे उसे भी जल्दी ही छोड़ देंगे। वे उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकते। सब लोग बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। मां के कंधे पर हाथ रखे रखे वह उसे दूसरे कमरे में ले गया। वह उससे सटी हुई उसके एक एक शब्द को इस तरह सुन रही थी जैसे प्यासे को पानी मिल जाए और गिलहरियों जैसी फुर्ती के साथ अपने आंसू पोंछती जा रही थी। पावेल ने सलाम कहा है। वह बिल्कुल अच्छा है और खुश है, जितना कि इस दशा में आशा की जा सकती है। वहां आजकल बड़ी भीड़ है। उन्होंने शहर से और हमारी बस्ती से 100 से ऊपर लोगों को पकड़ा है और एक एक कोठरी में 3-3, 4-4 लोगों को बंद कर दिया है। जेल के हाकिम अच्छे लोग हैं, थके हुए हैं और पुलिस वालों ने जो काम उनके सिर पर थोप दिया है उससे वे उकता गए हैं। जेल के हाकिम बहुत सख्त नहीं हैं। वे कहते रहते हैं, भले लोगों, आप कोई ऐसी गड़बड़ न कीजिएगा कि हम मुसीबत में फंस जाएं। वहाँ का सारा काम मजे में चल रहा है। लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को किताबें देते हैं और साथ मिलकर खाते हैं। खूब जेल है और वह कैदी भी बहुत अच्छे हैं और हमारी बहुत मदद करते हैं। बुकिन को, मुझे और 4 दूसरे लोगों को छोड़ दिया गया है। पावेल की बारी भी जल्दी ही आएगी। वे सोच क्यों सबसे बाद में छोड़ा जाएगा, क्योंकि वे उससे बहुत नाराज हैं। वह उन्हें लगातार गालियां देता है, जिससे पुलिस वालों को तो उसकी सूरत से नफरत है। वे या तो उस पर मुकदमा चलाएंगे या उसे किसी दिन मारे पीटेंगे। पावेल हमेशा उसे मना करता रहता है। वह कहता है, इस तरह गालियां देने से कोई फायदा नहीं होगा, मगर वह यहीं चिल्लाता रहता है, मैं तो इन्हें जख्म पर पपड़ी की तरह धरती पर से उखाड़ फेंकूंगा। पावेल का बर्ताव बहुत अच्छा है। वह दृढ़ और अटल है। मुझे विश्वास है कि उसे जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। जल्दी? मां ने बड़ी कोमल मुस्कुराहट के साथ दोहराया। उसके हृदय को शांति मिली। मुझे भी विश्वास है कि वह जल्दी ही आएगा। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक गिलास चाय तो पिलाओ और बताओ तुम्हारी कैसी गुजर रही है। उसने मां की ओर देखा।
उसका रोम रोम मुस्कुरा रहा था। वह इतना नजदीकी और प्यारा था तथा उसकी गोल आंखों में स्नेह और थोड़ी उदासी की लौ भी चमक रही थी। अंद्रेई, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। माँ ने उसके दुबले पतले हास्यास्पद ढंग से बालों की काली घुटियों के ढके चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हुए आह भरकर कहा, तुम्हारा थोड़ा सा भी प्यार मुझे सुखी बनाने के लिए काफी है। उसने कुर्सी पर झूलते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे प्यार करती हो। तुम्हारा हृदय इतना महान है कि तुम सबको प्यार कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मैं खास तौर से प्यार करती हूं। माँ ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारा जैसा बेटा होने के कारण सब लोग उससे ईर्ष्या करते। उक्रेनी अपना सिर हिलाकर जोर जोर से दोनों हाथों से उसे मलने लगा। कहीं न कहीं मेरी माँ तो है जरूर। उसका स्वर मंद था। जानते हो आज मैंने क्या किया? माँ ने प्रसन्न होकर कहा और बड़े उत्साह के साथ बताने लगी कि किस प्रकार वह पर्चे लेकर फैक्ट्री में गई थी और अपने उत्साह में वह किस्से को कुछ बढ़ा चढ़ाकर कह रही थी। पहले तो आंद्रेई की आंखें विस्मय से फैल गईं, फिर वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। ओहो, वह खुशी से चिल्लाया, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, यह हमारी बहुत बड़ी सहायता है। पावेल कितना खुश होगा। यह तो बहुत ही शानदार काम किया तुमने माँ, पावेल के लिए और सबके लिए। उसका पूरा शरीर झूम रहा था। उसने अपनी उंगलियां चिटकाई और विचारों में खोया हुआ सीटी बजाने लगा। उसका चेहरा हर्ष से खिला हुआ था और माँ को अपनी भावनाओं में इस हर्ष और उल्लास की पूरी प्रतिध्वनि मिल रही थी। मेरे प्यारे अंद्रेई, माँ ने कहा, मानो उसके हृदय के द्वार खुल गए और शब्दों की एक प्रबल धारा, जिसमें शांत उल्लास का कलकल स्वर और आभा थी, प्रवाहित हो चली। जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ, हे भगवान, हे कृपा निधान, मैं किस बात के लिए जीती थी? खून पसीना एक करना और ऊपर से मार खाना। अपने पति के अलावा कुछ भी देखा जाना नहीं। भय के अलावा इस जीवन में कुछ जाना नहीं। मुझे तो यह भी मालूम नहीं हुआ कि पावेल कब बड़ा हो गया, और जब तक मेरे पति जिंदा रहे तब तक तो मुझे यह भी मालूम नहीं हुआ कि मैं उसे प्यार करती हूं कि नहीं। मेरे सारे विचार और सारी चिंताएं एक ही बात के बारे में थी, किसी तरह अपने उस निर्दयी जानवर को ठूस ठूस कर खिलाना। वह जो कहे वह चटपट कर देना, ताकि वह गुस्सा होकर मुझे मारे नहीं, कि वह जीवन में एक बार तो मुझ पर तरस खाए। मगर मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उसे कभी मुझ पर तरस आया हो। वह मुझे इस तरह मारता था जैसे अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों को मार रहा हो जिनसे उसे कोई भी शिकायत थी। 20 बरस तक मैंने इस तरह जीवन बिताया। मैं बिल्कुल ही भूल गई हूं कि ब्याह से पहले मेरा जीवन क्या था। जब भी मैं सोचने का प्रयत्न करती हूं, मुझे एक शून्य दिखाई देता है। योगोर इवानोविच यहाँ आया था। हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। उसने बहुत सी चीजों के बारे में बातें की, लेकिन मैं क्या बात करती। मुझे अपने घर की याद है और मुझे लोगों की याद है, लेकिन इसकी मुझे जरा भी याद नहीं कि वे कैसे रहते हैं, क्या कहते थे और उनका क्या हुआ। मुझे बस एक ज्वाला की याद है, 2 ज्वालाओं की। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोड़े मार मार कर मेरे शरीर से हर चीज निचोड़ ली गई है और मेरी आत्मा को अंधा और बहरा करके बंद कर दिया गया है। वह सांस लेने के लिए बार बार मुंह खोलने लगी, जैसे कोई मछली पानी में से निकाल ली गई हो। जब मेरे पति का देहांत हो गया, वह आगे झुककर और अपनी आवाज धीमी करके कहती रही। तब मैंने अपने बेटे की ओर ध्यान देना शुरू किया, मगर तब तक वह इस काम में पड़ चुका था। मुझे दुख हुआ और उस पर बड़ा तरस आया।
अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैंने क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई। जब मैं उसके भविष्य के बारे में सोचती थी तो मेरा कलेजा फटने लगता था। वह एक क्षण के लिए रुकी, फिर अपना सिर हिलाकर उसने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से कहा, यह नीरे प्रेम की बात नहीं, हमारे औरतों के प्रेम की। हम औरतें तो केवल उस चीज से प्रेम करती हैं जिसकी हमें अपने लिए जरूरत होती है। लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूं, तुम अपनी मां के लिए इतना दुखी होते हो। वह तुम्हारे लिए क्या है? और वे तमाम लोग जो दूसरों के लिए इतनी मुसीबतें उठाते हैं, जेल जाते हैं, साइबेरिया भेज दिए जाते हैं, मर जाते हैं। नौजवान लड़कियां रात में इतनी दूर तक कीचड़ में, पानी और बर्फ में अकेली चली जाती हैं। शहर से हमारे घर तक एक आध कोस चलकर आना, आखिर किस लिए? वे यह सब क्यों करती हैं? क्योंकि उनके हृदय में एक महान पवित्र प्रेम है और उनमें विश्वास है, एक गहरा विश्वास है, अंद्रेई। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस तरह प्रेम नहीं कर सकती। मैं केवल उस चीज से प्रेम कर सकती हूं जो मेरी अपनी है, जो मेरे हृदय के निकट है। नहीं मां, ऐसा नहीं है। उक्रेनी ने बड़े जोर से अपना सिर गालों और आंखों को मलते हुए कहा, जैसी कि उसकी आदत थी। हर आदमी उसी चीज से प्यार करता है जिसका उससे निकट का संबंध होता है। लेकिन अगर आदमी का दिल बड़ा हो तो दूर की चीजें भी पास आ जाती हैं। तुम इसीलिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हो कि तुम्हारे हृदय में एक माँ का महान प्रेम है। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, माँ ने मंद स्वर में कहा। मैं सोचती हूँ कि यह जीने का एक अच्छा रास्ता है। अंद्रेई, अब मैं तुम्हें शायद पावेल से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। वह अपने में ही खोया रहता है। अब तुम ही देखो, वह सासा से ब्याह करना चाहता है, पर उसने मुझे, अपनी माँ को, इसकी कभी भनक भी नहीं दी। माँ, यह सच नहीं है, उक्रेनी ने आपत्ति करते हुए कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह सच नहीं है। वह उसे प्यार करता है और वह भी उसे प्यार करती है, यह सच है। लेकिन उन दोनों की शादी कभी नहीं होगी। वह शादी करना चाहती है पर पावेल नहीं चाहता। अच्छा, माँ ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी उदास आंखें उक्रेनी के चेहरे पर जमी हुई थी। तो यह बात है, लोग अपनी खुशी को भी ठुकरा देते हैं। पावेल जैसे लोग बिरले ही होते हैं। उक्रेनी के स्वर में एक कोमलता आ गई। वह अपने इरादे का पक्का है और अब वह जेल में बैठा है। मां ने कुछ सोचते हुए कहा। इस बात को सोचकर ही मेरा हृदय कांप जाता है। लेकिन इतना डरने की क्या बात है? जीवन एक चीज है और मेरे भय बिल्कुल ही दूसरी चीज है। अब मुझे सभी की चिंता है और मेरा हृदय भी बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि मेरी आत्मा ने मेरे हृदय की आंखें खोल दी हैं। और इन आंखों से जब वह बाहर देखता है तो उदास हो जाता है, पर फिर भी खुश रहता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरी समझ में नहीं आती और मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम भगवान में विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं देखती हूँ कि तुम सब के सब बहुत अच्छे हो। तुम सबने सारी जनता की भलाई की खातिर अपने लिए कठोर जीवन पसंद किया है, सत्य के लिए कठिनाइयों से भरा जीवन अपनाया है। और अब मैं तुम्हारे सत्य को समझने लगी हूं। जब तक अमीर लोग हैं तब तक आम लोगों को कभी कुछ नहीं मिल सकता। ना कोई खुशी, ना कोई न्याय, कुछ भी नहीं। अब जब मैं तुम लोगों के बीच रहने लगी हूं, कभी कभी रात को मैं बीते दिनों के बारे में सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी जवानी की शक्ति को जूतों तले रौंद डाला गया, मेरे नौजवान हृदय को मुट्ठी में मसल डाला गया। मुझे अपने आप पर तरस आता है और मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन अब जीवन मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया है। धीरे धीरे मैं अपने असली रूप को देखने लगी हूँ। उक्रेनी उठा और कमरे में
इधर से उधर टहलने लगा। वह प्रयत्न कर रहा था कि किसी प्रकार की आवाज न होने पाए। वह दुबला पतला लंबा सा आदमी विचारों में डूबा हुआ था। तुमने कितने ढंग से यह बात कही है, उसने धीरे से कहा। कितने अच्छे ढंग से। केर्च में एक नौजवान यहूदी रहता था जो कविताएं लिखता था। एक बार उसने लिखा, हत्या कर डाली है जिन निर्दोषों की, उन्हें सत्य की शक्ति पुनः जीवन देगी। वह तो वहीं केर्च में पुलिस के हाथों मारा गया, लेकिन यह बात इतनी महत्व की नहीं है। उसने सच्चाई को समझा और आम जनता में उस सच्चाई के बीज बोए। तुम भी उन्हीं निर्दोषों में से एक हो। लेकिन अब मेरी जबान बंद नहीं है, माँ कहती रही। अब मैं बोलती हूँ, और जब मैं अपने ही शब्दों को सुनती हूँ तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जीवन भर मुझे बस एक चिंता रही, किसी तरह एक दिन और कट जाए। क्या करूं कि किसी का ध्यान मेरी ओर न जाए, कि कोई मुझे हाथ न लगाए। लेकिन अब मैं दूसरे लोगों के बारे में सोचती रहती हूँ। यह हो सकता है कि मैं तुम लोगों के ध्येय को न समझती हूँ, लेकिन तुम सब लोगों से मुझे प्यार है। मेरे हृदय में तुम सब लोगों का दर्द है, और मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग सुखी रहो, और खास तौर पर तुम अंद्रेई। वह माँ के पास आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा, और माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर स्नेह से दबाया और फिर जल्दी से दूसरी तरफ चला गया। अपनी भावनाओं के बोझ से दबी हुई माँ धीरे धीरे चुपचाप प्याले धोती रही। वह अपने हृदय में छिपे हुए उल्लास के बारे में सोच रही थी। माँ, तुम वेसोच्को के प्रति भी थोड़ा सा प्यार दिखाया करो, उक्रेनी ने इधर उधर टहलते हुए कहा। उसका बाप जेल में है, वह निकम्मा शराबी है। निकोलाई खिड़की में से उसे देखते ही गालियां बकने लगता है। यह बड़ी बुरी बात है। निकोलाई का स्वभाव बहुत उदार है। वह कुत्तों से और चूहों से और दुनिया भर के जानवरों से प्यार करता है, मगर आदमियों से उसे नफरत है। तुम ही देखो आदमी किस दशा को पहुंच जाता है। मार रही नहीं, बाप चोर और शराबी है, माँ ने विचारमग्न होकर कहा। जब आंद्रेई सोने गया तो माँ ने चुपके से उस पर हाथ के संकेत से सलीब का निशान बनाया, और आधे घंटे बाद बहुत मंद स्वर में पूछा, सो गए अंद्रेई? नहीं तो क्यों? अच्छा, सो जाओ। धन्यवाद माँ, धन्यवाद, उसने कृतज्ञता के साथ कहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 16 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। दूसरे दिन जब माँ फैक्ट्री के फाटक पर पहुंची तो संतरियों ने उसे रोक लिया और उसकी टोकरियां नीचे रखवाकर उसकी अच्छी तरह तलाशी ली। जिस समय वे बड़ी बदतमीजी से उसके कपड़ों की तलाशी ले रहे थे, माँ ने प्रतिरोध करते हुए कहा, मेरी तो सारी चीजें ठंडी पड़ जाएंगी। चुप रह, संतरी ने डांट कर कहा। दूसरे संतरी ने माँ के कंधे को हल्के से धक्का देकर कहा, मैं कहता हूं कि चारदीवारी के ऊपर से फेंके होंगे। फैक्ट्री के यार्ड में माँ के पहुंचने पर सबसे पहले बूढ़ा सिजो उसके पास आया। सुना तुमने माँ? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर चुपके से पूछा। क्या? वे पर्चे फिर बांटे गए? हर तरफ पर्चे बिखरे हुए हैं, रोटी पर नमक की तरह। लाख तलाशी लें, लोगों को लाख पकड़ें, क्या होता है? उन्होंने मेरे भतीजे माजिन को जेल में बंद कर दिया, मगर क्या फायदा हुआ? तुम्हारे बेटे को भी पकड़ कर ले गए, मगर अब सब लोग जान गए हैं कि उसमें उसका हाथ नहीं था। उसने अपनी दाढ़ी पकड़कर प्रश्न भरी दृष्टि से मां को देखा। तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आती? अकेले जी घबराता होगा। मां ने उसे धन्यवाद दिया और आवाज लगा लगा कर अपनी चीजें बेचने लगी। उसने देखा कि फैक्ट्री में असाधारण चहल पहल है। सब लोग उत्तेजित थे
लोग झुंड बांधकर जमा होते और फिर तितर बितर हो जाते। वे भाग भाग कर एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप में जाते। मां को धुएं और कालिख से भरे वहां के वातावरण में किसी वीरतापूर्ण और साहसमय बात का आभास मिलता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद व्यंग्यपूर्ण बातें और प्रोत्साहन देने वाले नारे सुनाई देते थे। बूढ़े मजदूर चुपके चुपके मुस्कुरा रहे थे। कारखाने के हाकिम चिंतित मुद्रा में उसके सामने से गुजरते थे। पुलिस वाले इधर उधर भाग रहे थे और जब मजदूरों की टोलियां उन्हें देखती तो या तो वे तितर बितर हो जाती या बातें करना बंद कर देती और उनके क्रुद्ध तथा झुझलाए हुए चेहरों को घूरने लगती। मजदूरों के चेहरे पर ताजगी थी। मां ने कुछ दूर पर लंबे कद वाले बड़े गुस्सेव को देखा। उसका छोटा भाई जो हरदम हंसता रहता था उसके पीछे पीछे जा रहा था। बड़ेगिरी की वर्कशॉप का फोरमैन वली लो और टाइम कीपर ईसाई धीरे धीरे चलते हुए मां के सामने से गुजरे। बित्ते भर का वह नाटा टाइम कीपर फोरमैन का तना हुआ और गुस्से से फैला हुआ चेहरा देखने के लिए गर्दन ऊपर उठाए अपनी छिद्री दाढ़ी को झटके देकर बातें करता हुआ चला जा रहा था। इवान इवानोविच, इन लोगों ने मजाक समझ रखा है। इन लोगों को इसमें मजा आता है। मगर जैसा कि डायरेक्टर साहब कह रहे थे, यह राज्य के लिए तबाही है। यहां निराई से काम नहीं चलेगा। जब तक बिल्कुल हल नहीं चलवा दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होने का। वह भी लोग पीठ के पीछे दोनों हाथ कसकर बांधे हुए चल रहा था। हरामजादे, जो चाहे छापें, उसने ऊंचे स्वर में कहा, मगर मेरे खिलाफ अगर एक बात भी लिखी तो खैर नहीं। वासेली गुस्सेव मां के पास आया। मां, सोचता हूं आज फिर तुमसे ही खाना खरीद लूं। तुम्हारा खाना अच्छा होता है, उसने कहा और फिर अपनी आवाज धीमी करके आंखें सिकोड़ कर बोला। तीर निशाने पर बिल्कुल ठीक बैठा। मां, कमाल हो गया। मां ने बड़े स्नेह से सिर हिलाया। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि यह आदमी जो बस्ती भर में सबसे ज्यादा चलता पुर्जा माना जाता है, इतने सम्मान के साथ उसे संबोधित कर रहा था। फैक्ट्री की हलचल को देखकर भी उसे बड़ी खुशी थी और वह सोच रही थी, अगर मैं ना होती। तीन मजदूर उसे थोड़ी दूर पर आकर खड़े हो गए। कहीं भी नहीं मिला। उनमें से एक ने खेद भरे स्वर में धीरे से कहा, मालूम तो होता है कि उसमें क्या था। मैं पढ़ना तो नहीं जानता, मगर यह बात साफ है कि तीर निशाने पर बैठा। दूसरा बोला, आओ चलें, बॉयलर रूम में चलें। तीसरे ने चारों तरफ नजर डालकर कहा। गुस्से ने मां की तरफ देखकर आंख मारी। देखा क्या हो रहा है, उसने कहा। पेला गया निलोना बहुत खुश खुश घर लौटी। लोगों को अफसोस है कि वे अनपढ़ हैं। उसने अंद्रेई से कहा, जब मैं लड़की थी तो पढ़ना जानती थी, पर अब भूल गई। सीख क्यों नहीं लेती? उक्रेनी ने सुझाव दिया। इस उम्र में? हंसी उड़वाने के लिए। मगर अंद्रेई ने अलमारी पर से किताब उतारी और मुख पृष्ठ पर छपे हुए एक अक्षर पर उंगली रखते हुए पूछा, यह क्या है? रॉ, मां ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। और यह? आ। मां को झेप रही थी। उसे शर्म आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आंद्रेई मन ही मन उस पर हंस रहा है और मां उससे नजरें बचाने का प्रयत्न कर रही थी। पर आंद्रेई के स्वर में कोमलता और मृदुता थी और उसका चेहरा गंभीर था। आंद्रेई, क्या तुम सचमुच मुझे पढ़ाने की सोच रहे हो? उसने अनायास ही धीरे से हंसकर पूछा। क्यों नहीं, उसने उत्तर दिया। अगर तुम पहले पढ़ना जानती थी तो जल्दी ही सीख जाओगी। कहते हैं ना कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। लेकिन एक और कहावत भी तो है, मूरत को देखने से तो आदमी साधु संत नहीं हो जाता। हाँ, उक्रेनी ने सिर हिलाकर कहा। कहावतें तो बहुत हैं। जैसे जो जितना कम जानता है वह उतनी ही सुख की नींद सोता है। लेकिन इस तरह से तो पेट सोचता है, ताकि इन कहावतों का सहारा लेकर वह आत्मा को आसानी से संतुष्ट रख सके। यह कौन सा अक्षर है?
लो, माँ ने कहा। ठीक, और यह? माँ अपनी आंखों पर जोर देकर और माथे पर बल डाले एकाग्रचित्त होकर भूले हुए अक्षरों को पहचानने का प्रयत्न कर रही थी। शीघ्र ही उसकी आंखें थक गईं। शुरू में तो थकन के कारण और बाद में निराशा के कारण उसके आंसू टपकने लगे। पढ़ना सीख रही हूं, उसने रुआसे स्वर में कहा। 40 बरस की हुई और अ आ ई ई सीख रही हूं। रो नहीं, उक्रेनी ने तसल्ली देते हुए कहा। तुमको अपनी पसंद का जीवन तो नसीब नहीं हुआ, पर इतना तो तुम जानती ही हो कि वह कितना कष्टमय जीवन रहा है। हजारों लोग ऐसे हैं जो अगर चाहें तो बेहतर जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन वे जंगलियों जैसी जिंदगी बिताते रहते हैं और उसी में मगन रहते हैं। आज कमाया और खाया, कल फिर कमाया और खाया, और इसी तरह जिंदगी के दिन बीतते जाते हैं। बस कमाना और खाना, इसमें आखिर इतने मगन रहने की क्या बात है। थोड़े थोड़े समय बाद वे बच्चे पैदा करते रहते हैं, जो कुछ दिन तक तो उनका जी बहलाते हैं, पर थोड़े ही दिन बाद जब वे जरूरत से ज्यादा खाने को मांगने लगते हैं तो उनके माँ बाप गुस्सा होते हैं और उन्हें गाली देते और कोसते हैं। अरे कमबख्त छोकरों, किसी तरह जल्दी से बड़े भी हो जाओ, काम करके कुछ तुम भी कमाओ। वे चाहते तो यही हैं कि अपने बच्चों को पालतू जानवर बना लें, मगर बड़े होते ही ये बच्चे अपना पेट पालने के लिए काम करने लगते हैं और अपने जीवन को रबर के टुकड़े की तरह खींचते जाते हैं। सच्चे इंसान तो वो होते हैं जो मनुष्य के विचारों को मुक्त करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। इस समय तुम भी अपनी शक्ति भर यही कर रही हो। मैं? मां ने तुच्छता के भाव से कहा। मैं क्या कर सकती हूं? यह ना कहो। हम लोग तो वर्षा के पानी की तरह हैं, जिसकी एक एक बूंद बीजों को सींचती है, और जब तुम पढ़ने लगोगी। वह धीरे से हंसकर चुप हो गया और उठकर इधर उधर टहलने लगा। तुम्हें तो बस थोड़ा सा ही सीखना है, थोड़े दिन में पावेल लौट आएगा और तब ओहो। अरे अंद्रेई, मां ने कहा, जब तक आदमी जवान रहता है तब तक हर बात आसान लगती है, लेकिन जब बूढ़ा होने लगता है तब दुनिया भर की चिंताएं उसे घेर लेती हैं। उसकी ताकत कम होती जाती है और अकल तो रह ही नहीं जाती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मां के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।